गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में और उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिजीज अगर हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो हम लोग अपने बॉडी के रिस्पॉन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी होती है इतनी बड़ी है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारी बॉडी का क्योंकि बहुत ऊपर लेवल पर होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी का, तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होता है, ठीक है, तो उस डिजीज का काफी वाइड स्प्रेड इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब डिजीजेस के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्यूट डिजीजेस भी होते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस भी होते हैं। एक्यूट डिजीजेस जो जल्दी प्रोड्यूस होते हैं और जल्दी ट्रीट भी हो जाते हैं, और क्रॉनिक डिजीजेस जो देरी से प्रोड्यूस होते हैं और उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो जो दोनों एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं उनकी सीवियरिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में कितने लेवल तक डिजीज का स्प्रेड हो चुका है या किस एक्सटेंट तक डिजीज का स्प्रेड हुआ है, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है उस चीज के लिए, उस डिजीज के लिए रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो बात कहां पर आती है? बात आती है कि डिजीज की सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, जितना ज्यादा डिजीज सीवियर होगा उतने ही वाइड स्प्रेड वो डिजीज होगा और उसी तरीके से उतना ही वाइड स्प्रेड या उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि डिजीज स्प्रेड होने के तो भाई बहुत सारे तरीके हैं। अब डिजीजेस भी डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, कुछ जो हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, कुछ पैथोजेंस के वजह से हो रहे हैं, कुछ वॉर्म्स के वजह से हो रहे हैं, कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस है हमारी बॉडी में, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि हर डिजीज हर पर्सन को हो। ठीक है, कोई डिजीज किसी पर्सन को होता है, कोई डिजीज किसी पर्सन को होता है। ठीक है, तो पर्सन की जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो इस चीज को डिसाइड करती है कि उस पर्सन को डिजीज कितने एक्सटेंट तक होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इसमें सबसे की रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की पावर होती है जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर किसी के बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उसको इजीली कोई डिजीज इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो उसको हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ डिजीज उसको होते रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफी अच्छी है। सेल्डम, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे सर्दी खांसी भी हो रही है, बहुत ही कम ऐसा होता है। साल भर में अगर एक बार सर्दी खांसी हुई तो हुई, अदरवाइज मुझे और ऐसे कोई ऐसा डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी सिस्टर को अपने से कंपेयर करूं तो मेरी सिस्टर जो है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है और उसको हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब हर वीक उसको सर्दी खांसी होती रहेगी, कभी फीवर आते रहेगा, कभी कुछ ना कुछ उसको होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों हालांकि सिस्टर्स हैं, हमारे एक ही पेरेंट्स हैं, लेकिन उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफी वीक है और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत थकान के अलावा मेरे बॉडी में उतनी ज्यादा कोई इश्यूज जो है क्रिएट नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है तो कैसे होती है? ठीक है, मैंने आप लोगों को जो टिश्यूज वाला चैप्टर था, ठीक है, उसमें ब्लड का कंपोजिशन बताया था। ब्लड के कंपोजिशन में मैंने आप लोगों को आरबीसीज बताए थे, डब्ल्यूबीसीज बताए थे, और डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या बताया था कि ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगी कि डब्ल्यूबीसीज जो है वो किस तरीके से बॉडी की वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसीज जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे, एक था ग्रैन्युलोसाइट और एक था एग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स जितने भी टाइप के होते हैं, यानी कि इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं,
ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ग्रैन्युलोसाइट्स कितने कितने टाइप के हैं, ईसिनोफिल, फिर वी आर हैविंग बेसोफिल, वी आर हैविंग न्यूट्रोफिल। ठीक है, देन ग्रैन्युलोसाइट्स व्हाट आर वी हैविंग, ठीक है, वी आर हैविंग द बी सेल्स, ओके, वी आर हैविंग द टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली किसके टाइप हैं, ये लिम्फोसाइट के टाइप हैं। ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स किसके टाइप है, लिम्फोसाइट के टाइप है। एंड देन अनदर टाइप दैट वी आर हैविंग इज द मोनोसाइट। ठीक है, अब ये जितने भी WBCs है इनका काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल है, ये तीनों जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई भी पैथोजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो ये इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीनों बिकॉज फैगोसिटिक नेचर के होते हैं तो इमीडिएटली जाते हैं कहाँ पर, उस फॉरेन पैथोजन या उस फॉरेन पार्टिकल पे जाते हैं, उसके पास जाकर के फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसको कंज्यूम करते हैं, किल करते हैं और हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बारे में बात करें तो मोनोसाइट्स जो है ये भी फैगोसिटिक नेचर के होते हैं और अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज के एकदम अंदर, टिश्यूज के अंदर जा करके अगर कोई पैथोजन एंटर कर गया है, कोई पैथोजन घुस गया है वहां तक, तो टिश्यूज के अंदर जा करके उस पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करना और उसको किल करना, ये काम होता है मोनोसाइट्स का। ठीक है, अब बात आती है लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो टी सेल्स का भी फैगोसिटिक नेचर होता है, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसका रिमूवल हमारी बॉडी में करते हैं। अब बी सेल्स का काम क्या है, बी सेल्स जो है उस पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि पैथोजन के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना, ये काम होता है बी सेल्स का। ठीक है, तो बी सेल्स पैथोजन के प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करके उस फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, उस पैथोजन का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, पैथोजन के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडीज पैथोजन को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो पैथोजन के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब पैथोजन की बॉडी में जितना भी प्रोटीन है स्लोली स्लोली अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो अल्टीमेटली पैथोजन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, पैथोजन वहीं के वहीं मर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बी सेल्स और क्या करते हैं, बी सेल्स जो है एंटीबॉडी के अलावा एक और टाइप का सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, एंटीबॉडीज के अलावा बी सेल्स एक और टाइप का सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, अब मेमोरी सेल्स का काम क्या है, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, याद। ठीक है, तो बी सेल्स जो मेमोरी सेल्स बनाते हैं वो याद रखते हैं, मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि भाई किस टाइम पे कौन सा फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर घुसा था, क्योंकि बी सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसके अगेंस्ट, फॉरेन पार्टिकल के प्रोटीन के अगेंस्ट, पैथोजन के प्रोटीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो उस प्रोटीन के अगेंस्ट बनते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, उस प्रोटीन के अगेंस्ट बनते हैं मेमोरी सेल्स और ये मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि भाई कौन सा फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में आ चुका था या आ चुका है। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं कि अगर उसी तरीके का कोई प्रोटीन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी कि अगर उसी तरीके का कोई पैथोजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत एक्शन में आते हैं
मेमोरी सेल्स जब एक्शन में आएंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ये एंटीबॉडीज जो है जा करके उस फॉरेन पैथोजन को फिर क्या करेंगे, उसके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एंटीबॉडीज जो है उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार देंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक बार अगर कोई डिजीज हमारी बॉडी में हो गया तो वो हमको दोबारा नहीं होगा। इसका रीजन यही है, जैसे चिकन पॉक्स के लिए बोलते हैं जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाए उसको दोबारा नहीं होता। इसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी क्या करेगी, चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है, जो वायरस है, उसके प्रोटीन को याद रखते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो अगर जैसे मुझे 11th क्लास में जब मैं थी तब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होंगे उन्होंने क्या बनाए, मेमोरी सेल्स बनाए। ये जो मेमोरी सेल्स थे उन्होंने याद रखा कि मेरी बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स का वायरस पहले आ चुका है, तो उस वायरस के प्रोटीन के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स मेरी बॉडी में अभी भी हैं। तो अगर अभी भी मेरी बॉडी में कभी भी चिकन पॉक्स का वायरस अगर एंटर किया, ठीक है, तो क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स तुरंत एंटीबॉडीज बनाएंगे, और वो जो एंटीबॉडीज है वो इमीडिएटली जाके चिकन पॉक्स के वायरस को मार देंगे, इससे पहले कि वो मेरे बॉडी में डिजीज कॉज कर सके। तो चिकन पॉक्स का वायरस घुस जरूर सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसीलिए वो मेरी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फंडा होता है हमारी बॉडी के डिजीज को रेजिस्ट करने का। हमारी बॉडी जो है इस टेक्निक के हेल्प से किसी भी डिजीज को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब फिर भी हम लोग अगर मान लें कि इन सब तरीकों को अगर पार करके, क्रॉस करके, क्योंकि और भी बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में स्किन हमारे लिए सबसे पहला बैरियर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी जो है पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। हमारे नाक में जो म्यूकस होता है, ठीक है, नाक का जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, धूल और हवा के साथ आने वाले पैथोजेंस को ट्रैप करता है, क्योंकि म्यूकस चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, तो म्यूकस भी क्या करता है, पैथोजेंस को ट्रैप करने की कोशिश करता है और नाक से अंदर जाने नहीं देता। अगर चलो नाक से अंदर फिर भी कोई पैथोजन चला गया तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने से हमारे लंग्स में भी जो है म्यूकस होता है, तो वो भी पैथोजन को फाइट करने की कोशिश करता है। और अगर मान लेते हैं कि खाते खाते या किसी भी रीजन से कुछ भी बात करते समय, कुछ भी करते समय, ठीक है, अगर कोई पैथोजन हमारे मुंह से होकर के हमारे पेट में चला गया, तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है, ठीक है, तो HCl जो है स्टमक में आने वाले पैथोजेंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो भाई इजीली किसी भी पैथोजन को मार देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, नेचुरली होते हैं, जैसे कि हमारे जो आंसू है, ठीक है, हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं, जैसे कि कभी भी कोई धूल या गंदगी गलती से आंख में पड़ जाती तो तुरंत आंसू निकलने लगते हैं, तो वो बॉडी का तरीका है पैथोजन को बाहर निकालने का, हमारी बॉडी में घुसने से रोकने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है आंसू का आना। या फिर हमारे कान में जो मैल जमता है, जो वैक्स जमता है, ठीक है, वो भी क्या है, कान के थ्रू अगर कोई पैथोजन घुसने की कोशिश करे, ठीक है, तो उस पैथोजन को ट्रैप करने का तरीका होता है कान में जो मैल जमता है, कान का जो वैक्स होता है वो। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बैरियर्स जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के अलावा भी प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से एंटर कर भी गया, ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं एंटर करने के पैथोजन के। ठीक है, एक होता है पोर्टल सिस्टम के थ्रू और एक होता है नॉन पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी में जहां जहां भी ओपनिंग है, जहां जहां पर भी हमारी बॉडी में ओपनिंग है, ओपनिंग्स के थ्रू जो है कई सारे पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। जैसे कान के थ्रू, जैसे कन खजूरा होता है वो एंटर कर जाता है, कई बार वो अंडे भी दे देते हैं कान में लोगों के, जो लोग साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं अपनी बॉडी की। या फिर आंखों के थ्रू जो है, जैसे जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना आंख आई है, कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, तो वो भी किस वजह से होता है, पैथोजन की वजह से होता है। बार बार सर्दी
सर्दी खांसी का होना, ठीक है, वो भी पैथोजन की वजह से होता है। कई बार अगर हम लोग कहीं सड़क किनारे खड़े होकर के कहीं से गंदे पानी का गुपचुप खा लिए या गंदा खाना जहाँ पे साफ सफाई मेंटेन ना हो, ऐसे जगह पे अगर हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, वो खाना हमारे पेट में जाके हमको इंडाइजेशन, डायरिया, इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जहां कहीं भी ओपनिंग्स हैं, माउथ में, नोज में, ईयर में, आईज में, ठीक है, तो जहां कहीं भी ओपनिंग्स अवेलेबल है, तो ओपनिंग्स के थ्रू अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम के थ्रू इन्फेक्शन का स्प्रेड होना। ठीक है, और नॉन पोर्टल सिस्टम कौन सा होगा? नॉन पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होगा कि बॉडी में ओपनिंग्स के अलावा अगर किसी और तरीके से कोई पैथोजन एंटर करता है तब वो नॉन पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटर करता है। जैसे कि डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो उसमें मच्छर के काटने से हमको डिजीज होता है। ठीक है, तो अब मच्छर अगर हमको मलेरिया का या डेंगू का काट रहा है तो हमको मलेरिया या डेंगू किस वजह से होता है? प्रोटोजोआ के वजह से होता है। तो अगर मच्छर के थ्रू वो प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है, तो ब्लड के थ्रू वो फ्लो होके कहाँ जाता है? लिवर के अंदर जाता है और वहां पे जाकर के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। ठीक है, वैसे ही जॉन्डिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जॉन्डिस जनरली गंदा पानी पीने से होता है। जॉन्डिस जनरली गंदा पानी पीने से होता है। तो गंदे पानी को हमने पी लिया, पेट से जो पैथोजन है जॉन्डिस का वो हमारे लिवर तक जाएगा और लिवर का जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा और हमको जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ओपनिंग्स को छोड़ करके, ठीक है, अगर किसी दूसरे तरीके से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो नॉन पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटर करता है, और अगर ओपनिंग्स के थ्रू कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, अब जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है उस ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स या अलग अलग जो साइंस है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर मान के चलते हैं हम लोग कि एक डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन फीवर। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस का जो पैथोजन है, ठीक है, वो मच्छर के काटने से होता है, मतलब मच्छर के काटने से एंटर करता है हमारी बॉडी में। अब वो पैथोजन ब्लड के साथ फ्लो करके कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में जाएगा। और अगर किसी को ब्रेन फीवर हो रहा है तो उसको पहली बात तो बहुत ज्यादा हाई फीवर होगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, कंटिन्यूसली हेडेक होता है, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके, और चक्कर आते हैं। ठीक है, तो चक्कर का आना, हेडेक का होना, वॉमिटिंग या बेहोशी का होना, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस को सिम्टोमाइज करते हैं या ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस को शो करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बोले कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डिजीज हुआ है तो हमको कंटिन्यूसली पेट दर्द होगा, लूज मोशंस होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है हमको। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। या फिर जिनको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो गए हैं, छोटे बच्चों को जिनको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो उनको क्या होता है कि उनको भूख लगना बंद हो जाती है। ठीक है, हमेशा मीठा खाने की इच्छा करते हैं वो लोग, भूख लगनी बंद हो जाती है, वेट बढ़ना उनका कम हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। अगर हम लोग मान लें कि लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया है तो जॉन्डिस होना वो तो सबसे पहला चीज है ही, जॉन्डिस तो होता ही है। उसके अलावा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो ये सिम्टम्स जो है लिवर से रिलेटेड डिजीजेस के होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज है, जैसे कि एड्स का जो डिजीज होता है, एड्स के बारे में सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जो है ये HIV वायरस के वजह से होता है। ठीक है, तो HIV वायरस जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड होता है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई हेल्दी पर्सन का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो उस वजह से HIV
HIV जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसका यूज किया हुआ शेविंग का ब्लेड हो गया, उसका यूज किया हुआ सिरिंज हो गया, मतलब उसके ब्लड से अगर किसी तरीके से कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, हेल्दी पर्सन के ब्लड से अगर कांटेक्ट होता है, तो उस वजह से भी HIV जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है। अब एड्स जो HIV के वजह से जो डिजीज होता है, एड्स एक्चुअली में अपने आप कोई डिजीज नहीं है, लेकिन एड्स एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है। तो एड्स में जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है तो छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी बहुत बड़ा फॉर्म ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी होगी, अगर उस पर्सन को, किसी पर्सन को अगर एड्स है और उसको अगर नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाए, तो वो जो नॉर्मल सर्दी खांसी है, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होकर के न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर उस पर्सन को थोड़ा सा भी बॉडी में कहीं इंडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है या उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको इतने ज्यादा लूज मोशंस होंगे, इतने ज्यादा लूज मोशंस होंगे कि फुल डिहाइड्रेशन होकर के अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एड्स जो है एक कंडीशन है जहां पे इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो है वो भी बहुत बड़ा फॉर्म हमारी बॉडी में ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, ब्रेन के लिए अलग होंगे, इम्यून सिस्टम अगर जैसे एड्स अगर किसी को हो गया तो उसको कंटिन्यूसली फीवर बना रहेगा, छोटे छोटे इन्फेक्शंस बार बार होते रहेंगे, कंटिन्यूस वेट लॉस होगा, भूख की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं एड्स से। तो अलग अलग ऑर्गन है अगर, तो हर ऑर्गन से रिलेटेड अलग अलग साइंस और सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये जो साइंस या सिम्टम्स है या ये जो डिजीजेस है उसका ट्रीटमेंट करें तो कैसे करें। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसको कि हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट मतलब अब कोई भी डिजीज है, किसी भी तरीके से हो गया, तो उस डिजीज को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे कि जिसके थ्रू हम लोग फाइट कर सकते हैं किसी भी डिजीज को। ठीक है। अब कोई भी डिजीज है, ठीक है, कोई भी डिजीज है, उसको फाइट करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। ठीक है। पहला है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। ठीक है। और जो दूसरा मेथड है, पहला मेथड है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड दूसरा मेथड है किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि जिस वजह से, जिस पैथोजन के वजह से डिजीज हुआ है उस पैथोजन को किल करना। तो ये बेसिकली दो तरीके होते हैं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। ये दोनों तरीकों के हेल्प से हम लोग किसी भी पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिजीज के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे अगर किसी को मान लेते हैं हम लोग एंटामीबा का जो है इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसके पेट में पैरासिटिक या एंटामीबा का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको बार बार उल्टियां हो रही हैं, बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मेडिसिन दे सकते हैं, डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग ऐसे मेडिसिन दे सकते हैं उस पर्सन को जिससे उसकी उल्टियां होनी कम हो या जिससे उसको लूज मोशन होना कम हो। अगर उसको पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द रोकने के लिए भी हम लोग उसको मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर डिजीज के साइंस और सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, ठीक है, तो साइंस और सिम्टम्स को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना, ठीक है, ये आता है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज में। ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि पर्सन को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाए।
क्यों? क्योंकि अगर पर्सन ज़्यादा बेड रेस्ट करेगा तो उसके बॉडी की एनर्जी कंजर्व होगी, और ये जो एनर्जी है ये उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए, उसकी बॉडी को हील करने के लिए यूज़ की जा सकेगी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। पहला तरीका है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला तरीका इसका होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला तरीका क्या है? रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। किसी तरीके से सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए, किसी तरीके से सिम्टम्स को कम किया जाए। उल्टी को रोकने के लिए उल्टी की मेडिसिन देंगे, फीवर कम करने के लिए फीवर की मेडिसिन देंगे, पेट दर्द कम करने के लिए उसकी मेडिसिन देंगे। ठीक है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए उसकी मेडिसिन देंगे। सर दर्द की मेडिसिन, अगर बॉडी पेन हो रहा है तो बॉडी पेन को रोकने के लिए, कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं? बेड रेस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा किसी भी पर्सन को बेड रेस्ट मिलेगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। ठीक है, उतना ज्यादा उसकी बॉडी में एनर्जी कंजर्व होगी, और एनर्जी कंजर्व होगी तो उतनी जल्दी ही उसकी बॉडी हील होगी। और दूसरा तरीका क्या है? किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, जिस किसी भी एजेंट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिस किसी भी पैथोजन के वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, फंगस है, कुछ भी है, ठीक है, उस इन्फेक्शियस एजेंट को मारना। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स को किल करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होते हैं। फिर एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि वायरस को मारने में हेल्प करते हैं। देन वी आर हैविंग एंटी फंगल ड्रग्स, जो कि फंगस को मारने का काम करते हैं। ठीक है, और देन अगर वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो गया है किसी के पेट में तो वॉर्म्स को मारने के लिए भी मेडिसिन आती है। ठीक है, जैसे अगर कॉमन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स का नाम में अगर लूं तो कॉमन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो होते हैं, पेनिसिलिन होता है। ठीक है, पेनिसिलिन के अलावा एजिथ्रोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में मैं बात करूं तो एक एंटीवायरल ड्रग होता है जिसको बोलते हैं एसिक्लोविर। ठीक है, एसिक्लोविर जो है वो एंटीवायरल ड्रग होता है। और एंटी फंगल ड्रग्स जो होते हैं, जैसे जो एंटी फंगल पाउडर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है एंटी फंगल ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंगस को किल करते हैं। सिमिलरली अगर वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वॉर्म्स का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन आती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्बेंडाजोल। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल जो मेडिसिन होती है वो सिरप्स या टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको जो है पर्सन को दे करके वॉर्म्स का इन्फेक्शन जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर फीवर की बात आ रही है तो फीवर को कम करने के लिए कौन सा मेडिसिन लेते हैं? एंटीपायरेटिक लेते हैं। ठीक है, फीवर को कम करने के लिए। फिर जैसे बॉडी पेन है, बॉडी पेन को ठीक करने के लिए हम लोग एसिक्लोफिनैक लेते हैं। ठीक है, तो उससे बॉडी पेन ठीक होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है और अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये मेडिसिन डॉक्टर किस तरीके से खाने बोलता है उस तरीके से या उस मेथड से हम वो मेडिसिन को कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करके सिम्टम्स से भी हमको रिलीफ मिलेगा और जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको भी हम लोग जो है मेडिसिन का यूज करके किल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से जीते हैं। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, ठीक है, साफ सफाई से रहना, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना। ठीक है, ज्यादा बाहर का जंक फूड या स्ट्रीट फूड जो है उसको कंज्यूम ना करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना, अपने बॉडी में रेगुलरली बाल को
काटते रहना, नेल्स को ट्रिम करना, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के उनकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, नेल्स को ट्रिम करते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सनल हाइजीन अगर हम लोग रख रहे हैं, उसके अलावा अपने घर को हाइजीनिक कंडीशन में साफ सफाई मेंटेन करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में अगर साफ सफाई मेंटेन करते हैं, साफ खाना, ताजा और अच्छा साफ पानी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारी जो कंप्लीट हेल्थ है उसके लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट ऐसा डाइट है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, रफेज, वाटर, ये सारी चीजें एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसी डाइट ही बैलेंस डाइट कहलाती है। तो बैलेंस डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी पर्सन के वेलबींग में। अब जो लोग पुअर होते हैं, जिनके पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सके, तो उनको अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है तो उनके अंदर किसी ना किसी तरीके का डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट एक बहुत की और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना, ठीक है, रेगुलर अपने बॉडी की फिटनेस को मेंटेन रखना, अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने में। ऑब्वियसली मेडिसिन आर ऑलवेज अवेलेबल, मेडिसिन तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन ये जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन है, अच्छा खाना, अच्छा पानी, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, ठीक है, सोशल हाइजीन, अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग समय से मेंटेन करके रखेंगे, अपने आसपास साफ सफाई मेंटेन करके रखेंगे, तो हमको मेडिसिन की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जो अपने घर की, अपने सराउंडिंग्स की और अपनी खुद की साफ सफाई को मेंटेन करके रखता है वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहीं पैथोजेंस डेवलप होते हैं और वहीं से डिजीजेस की शुरुआत होती है। तो अपने आप को, अपने घर को, अपने खाने पीने को, अपने पहनने वाले कपड़ों को, अपनी यूज करने वाली जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को जितना ज्यादा साफ रखोगे बीमारियां उतनी ही ज्यादा दूर रहेंगी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हमारी कल की जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे और लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अंटिल देन, जितना भी आप लोगों को अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको बुक में थोड़ा सा आप लोग पढ़ो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।